द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैंप। आज खेलों का महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक समापन हो गया। भारत ने 7 मेडल जीते हैं, 7, और ये हमारा ओलंपिक के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हम सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। हर हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा है हमारे प्लेयर्स के ऊपर। नीरज चोपड़ा ने 121 साल में पहली बार जेवलिन थ्रो में, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जिताया है। खास है ये मेडल, बहुत खास। आने वाले कितने खिलाड़ियों को ये प्रेरित करेगा अच्छा खेल दिखाने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए। रवि दहिया ने रेसलिंग में सिल्वर जीता। देन मीराबाई, चानू मीराबाई ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता। फिर बजरंग पूनिया रेसलिंग में ब्रॉन्ज, पीवी सिंधु बैडमिंटन में ब्रॉन्ज। देन दिस वन इंडियन मैन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। और फिर लवलीना बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज। तो आप ये देखिए कि ये 7 मेडल जो है ना, ये बहुत खास मेडल है हमारे लिए, क्योंकि ओलंपिक में इतने मेडल पहले कभी आए नहीं थे। इससे पहले 6 मेडल आए थे। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कभी रही नहीं थी। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि पूरा देश यूनाइटेड फील करता है, हम गेम से जुड़ जाते हैं और हर जगह खुशी का माहौल होता है। इसमें थोड़ा एक भावुक क्षण भी था जब हमारी फीमेल हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल का मैच हार गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था उन्हें, उनकी आंखों में आंसू थे। वो थोड़ा एक भावुक पल भी था, लेकिन उन्होंने इतिहास तो रच दिया था, क्योंकि वुमेन हॉकी टीम पहली बार सेमीफाइनल तक पहुंची थी। तो वो बहुत प्रेरणा देगा, आने वाले समय में खिलाड़ियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो ये एक बहुत खुशी का मौका है, नॉट डाउट अबाउट इट। लेकिन थोड़ा सा इससे अब आगे सोचना होगा। भारत की जनसंख्या दोस्तों है 140 करोड़, मेडल आए हैं 7। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 20 करोड़ की जनसंख्या पर एक मेडल। आपको नहीं लगता कि ये कम है? कुछ कम है। ये दिल मांगे मोड़, कैसे कैसे जाएंगे 7 से 70 की ओर? चलो यही डिस्कस करते हैं। देखिए 1980 के दशक में मास्टर चंदगी राम बार बार ये बात कहा करते थे कि अगर हमारे खिलाड़ियों को फैसिलिटी मिले, ट्रेनिंग मिले, सारी सुविधाएं उनको दी जाएं, तो वो ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं। रेसलिंग में मेडल आने शुरू हो गए हैं, सिल्वर मेडल तक तो आने लगे हैं, गोल्ड भी आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ हॉकी का। 10 गोल्ड मेडल जीते हैं हम लोगों ने, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हॉकी की मैन हॉकी टीम लेकर आई है। 2 इंडिविजुअल हैं, एक अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में, एक नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो में। जो टीम इतना कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म करती थी, गोल्ड मेडल लाती थी लगातार। एक सिचुएशन ऐसी आई थी दोस्तों कि वो कभी 12वें रैंक पर, कभी 16वें रैंक पर, और कभी एक सिचुएशन ये भी थी कि वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया था? ये था लैक ऑफ सपोर्ट, कि जब इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं करते ना खेलों को, तो वो आगे बढ़ नहीं सकते खेल। जब हॉकी को सपोर्ट नहीं मिला तो उसका इतना बुरा हाल हो गया। अब फिर क्या हुआ? एक प्लेयर दिलीप तिर्की, जो खुद भी ओलंपियन है, आदिवासी समाज से आते हैं, एमपी भी हैं, उन्होंने नवीन पटनायक जी को कन्विंस किया। उन्होंने फाइनेंस करना शुरू किया, 100 करोड़ रुपए दिए हॉकी फेडरेशन को। ओडिशा में फैसिलिटीज़ डेवलप की, स्टेडियम्स बनाए, बार बार टूर्नामेंट्स कराए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन हॉकी और फिर से रिवाइव हो गई। आज 41 साल के बाद हम ब्रॉन्ज मेडल ले आए। फीमेल हॉकी टीम, अब ये देखिए, जब 1980 में जब मैन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद अब हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता 41 साल के बाद। 1980 में फीमेल हॉकी टीम के पास अपने जूते भी नहीं थे प्रॉपर। ये ऑन रिकॉर्ड है बात कि वो जैसे तैसे उनको अवेलेबल जूते वो वैसे पहन के खेले थे। अगर आप फैसिलिटीज़ नहीं दोगे तो प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरा देखिए, 2018 के एशियाई खेलों में 69 मेडल थे हमारी कंट्री के, जिसमें से 11 मेडल केवल आर्मी के पर्सनल के थे। उस टाइम जनरल बिपिन रावत ने कहा था, ये तो एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म ओलंपिक में दिखाएंगे, हमारा मिशन ओलंपिक में है। और नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल लाए हैं, ये भी आर्मी से ही बिलोंग करते हैं। फिर
देखिए जब इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करते हैं ना तो प्लेयर तो परफॉर्म कर देंगे। कंट्री में टैलेंट बहुत है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उसे ठीक माहौल की ज़रूरत है। मार्गरेट अल्वा 1985 90s के टाइम की बात है, कांग्रेस में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी स्पोर्ट्स की। उन्होंने ये कहा था कि कैच देम यंग, ये पॉलिसी लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि प्लेयर्स को अगर आपने ट्रेन करना है तो बहुत बचपन में उन्हें पकड़िए। और उस समय निकल कर आए थे राजस्थान से लिम्बा राव, जो शूटिंग में 4th प्लेस तक पहुंचे थे बार्सिलोना ओलंपिक में, और ना जाने कितने मेडल उन्होंने कंट्री के लिए जीते। इसी तरीके से रेलवे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत रिक्रूटमेंट देता है प्लेयर्स को। राज्यवर्धन राठौर खुद ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं शूटिंग में, जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तो बहुत उनका सपोर्टिव एटीट्यूड था प्लेयर्स के लिए। एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट था जो कि स्पोर्ट्स में जा रहा था, बोर्ड के उसके एग्ज़ाम क्लैश कर रहे थे, तो उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके बोर्ड से बात करके रीशेड्यूल करा दिए थे एग्ज़ाम। तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है प्लेयर्स को जब उनको इतना सपोर्ट मिलता है। देखिए एशियाई खेल हुए 1982 में, तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ कंट्री में। ये अलग बात है कि वो दिल्ली में ही हुआ, पूरी कंट्री में नहीं हो पाया। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए हमारे देश में, लेकिन उनके ऊपर करप्शन का एक काला साया ऐसा छा गया कि उनका नाम ही ये रख दिया गया कॉमनवेल्थ स्कैम। तो अगर वो पैसा जो करप्शन में चला गया था वो करप्शन में ना जाके और प्लेयर्स के वेलफेयर के लिए यूज़ होता तो हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स की पोजीशन कुछ और बेहतर होती। तो ट्रांसपेरेंट एक पॉलिसी की ज़रूरत है। दूसरा, फंड तो ज़रूरी है। मनी मेक्स द मेयर गो, दाम संवारे काम। जब पैसा ही नहीं होगा तो आप कहाँ से ट्रेनिंग देंगे, कहाँ से उनको फॉरेन कोच दिलाएंगे, कहाँ से उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे। अब फंड कहाँ से आएगा? देखो उसके लिए अगर चाहे ना तो एक फ़ंड बनाया जा सकता है, एक स्पोर्ट्स का फंड भी बनाया जा सकता है, वेलफेयर फंड बनाया जा सकता है, जिसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करे, प्राइवेट प्लेयर्स भी कंट्रीब्यूट करे, पब्लिक भी कंट्रीब्यूट करे, और प्लेयर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को भी ये लगे कि हाँ हमारे लिए गवर्नमेंट के पास फंड है और हमारी लाइफ भी सिक्योर है। क्योंकि स्पोर्ट्स में ना बहुत कम लाइफ होती है, अगर उसके बाद फिर आप उनको सिक्योरिटी तो उन्हें भी चाहिए ना, नहीं तो फिर वो क्या करेंगे। दूसरा, जो अच्छा करते हैं लोग, उनके टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने देना, उन्हें यूज़ करना है, चाहे स्कूल्स में, चाहे एकेडमीज़ में, चाहे कहीं पर भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे और वो नए लोगों को ट्रेन करेंगे। ठीक है, एक ये बात बहुत ज़रूरी है। फिर आप देखिए अब ओलंपिक्स होने हैं, अभी 2020 का ओलंपिक था, अभी 21 में हुआ है कोरोना की वजह से, एक साल तो हमारा वैसे ही वेस्ट हो गया। 2024 का ओलंपिक अब होगा पेरिस में, फ्रांस में। 2028 का होगा लॉस एंजलिस में, यूएसए में। 2032 का होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 2036 तक के लिए भी बिडिंग हो गई है। तो आप ये मानिए कि एक साल तो हमारा पहले ही वेस्ट हो गया। अब प्लेयर्स के पास 3 साल का टाइम है। 2024 के ओलंपिक के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। अभी से आप देखिए कि पोटेंशियल प्लेयर कौन से हैं जो हमें मेडल दिला सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी होगी। कैच देम यंग, स्कूल टाइम से आप प्लेयर्स के ऊपर क्यों ये प्रेशर डालते हैं कि आप मैथ्स पढ़िए, आप साइंस पढ़िए, आप एसएसटी पढ़िए। उन्हें स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाइए, स्पोर्ट्स को भी करिकुलम का हिस्सा बनाइए। अब प्लेयर स्टेडियम में जाके अपनी प्रैक्टिस करेगा या अपनी अटेंडेंस के लिए टीचर से रिक्वेस्ट करता रहेगा कि सर मेरी अटेंडेंस दे दो, मुझे एग्ज़ाम में बैठना है। उनका एग्ज़ाम उन्हीं चीज़ों में लीजिए जो उन्होंने करना है बहुत बचपन से। हमारी कंट्री में हर गांव-गांव में आपको एक से एक अच्छा प्लेयर मिल जाएगा। हमें वहां तक जाना पड़ेगा, उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो शहरों में आके ट्रायल दे दें। हमें कैंप लगाने पड़ेंगे जगह जगह, रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में। वहाँ से हमें टैलेंट मिलेगा और वो जी जान लगा देंगे। अगर आप उनके लिए फैसिलिटी देंगे तो वो इस देश की झोली मेडल से भर देंगे। 7 से 70 तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस वीडियो में इतना ही। ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।